हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑल क्लियर कॉन्सेप्ट में। कैसे होंगे आप सभी? खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ऑन्कोलॉजी एंड हेमेटोलॉजी प्रॉब्लम से। इसके पहले वाले वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन सोल्व किए थे। साउंडर्स एंड क्लैक्स का 9th एडिशन हम सोल्व कर रहे हैं, जिसके हम क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन बता रहे हैं विथ रेशनल। हर एक क्वेश्चन का रेशनल हम बता रहे हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले हम भगवान को याद कर लेते हैं। कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं हो तात तुम भाई। इस संसार में ऐसा कौन सा कार्य है जो आप नहीं कर सकते हैं, और इस जग के बड़े से बड़े और कठिन से कठिन कार्य को भी आप कर सकते हैं, और जो नहीं कर सकता वो भी आप कर सकते हो। तो क्लास को बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं। हम देखते हैं सबसे पहले कि क्वेश्चन जो आंसर के बीच का गैप होता है ना, उसी को हम रेशनल बोलते हैं। क्वेश्चन और आंसर के बीच को गैप को हम रेशनल बोलते हैं या कॉन्सेप्ट बोलते हैं भाई साहब। और इसी के ऊपर हमारी कमांड बनेगी। जब आप क्वेश्चन और आंसर के बीच के गैप को कवर करोगे ना, तो कितना ही बड़ा हार्ड क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, उस क्वेश्चन का आंसर आप बिल्कुल आसानी से दे पाओगे। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन हमने पिछले वाले वीडियो में हमने सॉल्व किए थे। आज हमारा रहेगा चौथा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है भाई साहब, while giving care to a client with cervical cancer who has an internal cervical radiation implant, the nurse find the implant in the bed, the nurse would take which initial action? भाई साहब, आप नर्सिंग ऑफिसर हो, माना है कि ये क्वेश्चन है ना, एनक्लेस के जितने भी क्वेश्चन है ना, आप इनको प्रैक्टिकली लेना और अपने ऊपर अप्लाई करके ही क्वेश्चन को समझे। कि ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भाई साहब, आप नर्स हो, आप सर्वाइकल कैंसर वाले पेशेंट को केयर दे रहे हो, और उसको इंटरनल सर्वाइकल रेडिएशन इम्प्लांट लगा हुआ है, और आपने उस इम्प्लांट को बेड के ऊपर देखा, या आप वो इम्प्लांट आपने बेड के ऊपर पाया है। तो आप नर्स या नर्सिंग ऑफिसर होने के नाते कौन सा इनिशियल एक्शन लोगे, यानी कौन सा इनिशियल एक्शन लोगे? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है? कॉल द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर। सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है री इंसर्ट द इम्प्लांट इनटू द वेजाइना। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है पिक अप द इम्प्लांट विथ ग्लव्ड हैंड्स एंड फ्लश इट डाउन द टॉयलेट। चौथा ऑप्शन बोल रहा है भाई साहब पिक अप द इम्प्लांट विथ लॉन्ग हैंडल्ड फॉरसेप एंड प्लेस इट इन ए लेट कंटेनर। तो आइए सबसे पहले इस क्वेश्चन का रेशनल देखते हैं। भाई साहब, हमको पता है कि रेडिएशन हमारे लिए और एनिमल्स दोनों के लिए हार्मफुल होती है। इसीलिए रेडिएशन बचने का एक ही तरीका है, वो लेड से बने हुए कंटेनर और गारमेंट, यानी एप्रोन हो गया या लेड कंटेनर हो गया, जिसको रेडिएशन क्रॉस नहीं कर सकती है। एक मात्र तरीका है जो हमको रेडिएशन से बचाता है, वो लेड से बने हुए गारमेंट्स हो गए या फिर कंटेनर है। ठीक है भाई साहब, तो ऑप्शन देखते हैं। पहले ऑप्शन बोला था कि भाई साहब, पहला ऑप्शन बोला था कि कॉल द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। हम प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को ये बोला कि प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को कॉल करो, यानी उनको इन्फॉर्म करो। ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता है कि भाई साहब कौन सा इनिशियल एक्शन लेना है नर्स होने के नाते। और सेकंड ऑप्शन बोल रहा है री इंसर्ट द इम्प्लांट इनटू द वेजाइना। भाई साहब, ये हमारा काम नहीं है, री इंसर्ट करने का हमारा काम नहीं है। ये काम है भाई साहब रेडियो ऑन्कोलॉजिस्ट का है। जो रेडियो ऑन्कोलॉजिस्ट है उनका काम होता है कि जो इम्प्लांट को वापस री इंसर्ट करने का काम रेडियो ऑन्कोलॉजिस्ट का होता है। हमारा काम सिर्फ उनको केयर देने की होता है। और पहला ऑप्शन क्या कह रहा था कि कॉल द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर, ये हमको नहीं करना है। जब आपको पता चल गया कि ये रेडिएशन इम्प्लांट बेड में पड़ा हुआ, तो आपका पहला परम धर्म कर्म बनेगा कि भाई साहब आप उसको पहले
इम्प्लांट को लॉन्ग हैंडल फोर्सेप्स से उठाकर उसको लेड वाले कंटेनर में रखोगे। तो ये ठीक है ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 है। और तीसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है ये भी देखते हैं। पिकअप द इम्प्लांट विद ग्लव हैंड एंड फ्लश इट डाउन द टॉयलेट। भाई साहब हमको ऐसा नहीं करना है, ये तीसरा ऑप्शन गलत बोल रहा है। कि ये बोल रहा है कि आप इम्प्लांट को ग्लव वाले हैंड से उठाकर टॉयलेट के अंदर फ्लश आउट कर दोगे, यानी टॉयलेट के अंदर पानी के साथ बहा दोगे। ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? कि ये इम्प्लांट रेडिएशन को इमिट करता है और बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, इसीलिए हमको ऐसा नहीं करना है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही बोल रहा था कि पिकअप द इम्प्लांट विथ लॉन्ग हैंडल फोर्सेप एंड प्लेस इट इन ए लेड कंटेनर। ये ऑप्शन नंबर 4 तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं भाई साहब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कि क्वेश्चन नंबर 5 आज का हमारा रहेगा कि द नर्स वुड प्लान टू इम्प्लीमेंट विच इंटरवेंशन इन द केयर ऑफ क्लाइंट एक्सपीरियंसिंग न्यूट्रोपिनिया एज अ रिजल्ट ऑफ कीमोथेरेपी। ठीक है भाई साहब, आप नर्सिंग ऑफिसर हो, यानी कैंसर वाला पेशेंट है जिसको आप कीमोथेरेपी दे रहे हो, उसको न्यूट्रोपिनिया एक्सपीरियंस हुआ, मतलब उसको न्यूट्रोपिनिया हो गया कीमोथेरेपी की वजह से। तो आप नर्स होने के नाते कौन सा इंटरवेंशन है जिसको इम्प्लीमेंट करोगे? यानी तीन लाइनों का एक ही मतलब है कि आप नर्स हो और कीमोथेरेपी वाले पेशेंट को न्यूट्रोपिनिया हो गया, तो कौन सा इंटरवेंशन को आप इम्प्लीमेंट करोगे? तो पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर पहला बोला रेस्ट्रिक्ट ऑल विजिटर्स। ऑप्शन नंबर 2 बोल रहा है रेस्ट्रिक्ट फ्लूइड इनटेक। ऑप्शन नंबर 3 बोल रहा है टीच द क्लाइंट एंड फैमिली अबाउट द नीड फॉर हैंड हाइजीन। ऑप्शन नंबर 4 बोल रहा है इंसर्ट एन इंडिविलिंग यूरिनरी कैथेटर टू प्रिवेंट स्किन ब्रेकडाउन। तो आइए सबसे पहले इसका रेशनल देखते हैं इस क्वेश्चन का। भाई साहब हमने पढ़ा था कि केमोथेरेपी के साथ हम इम्यूनोसप्रेसेंट देते हैं, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाता है और इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। वापस बता रहा हूँ कि कीमोथेरेपी के साथ साथ इम्यूनोसप्रेसेंट वाली ड्रग भी देते हैं, जिससे पेशेंट की बॉडी का इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाता है और इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और 2 प्रकार की इम्यून सेल्स होती है। पहली इम्यून सेल होती है मोनोसाइट और सेकंड होती है न्यूट्रोफिल। मोनोसाइट है एक भी फेकोसाइटिक सेल होती है, इसको मैक्रोपोलिसमेन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? कि साइज में बड़ी होती है और कम नंबर में होती है, और ये ब्लड के अंदर साफ सफाई का काम देखती है, इसीलिए इसको स्क्वेंजर सेल यानी सफाई कर्मचारी भी बोलते हैं इसको मोनोसाइट को। और सेकंड सेल है हमारी इम्यून सेल है, वो न्यूट्रोफिल है। वो साइज में छोटी होती है और मैक्सिमम नंबर में होती है, इसीलिए हम इनको मैक्रोपोलिसमेन बोलते हैं। ये भी एक फेकोसाइटिक सेल होती है। वो एक बात बहुत बढ़िया बात बता रहा हूँ आपको, वेरी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको यहाँ पर कि इन्फेक्शन की वजह से क्या होगा भाई साहब। इन्फेक्शन की वजह से WBC काउंट बढ़ेगा। आपको इन्फेक्शन हो रहा तो WBC बढ़ेगी, ठीक है। और WBC अगर कम हो गई तो क्या होगा भाई साहब? आपको इन्फेक्शन होगा। ये लाइन वापस बता रहा हूँ आपको कि इन्फेक्शन की वजह से क्या होगा। इन्फेक्शन की वजह से आपकी बॉडी के अंदर WBC काउंट बढ़ जाएगा, और WBC काउंट अगर कम हो गया ना तो भाई साहब आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। ये बात घाट मान लेना, ऐसी बात कोई बताएगा नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट लाइंस मैंने यहाँ पर बता दिया आपको। और इसका रेशनल देखते हैं इस क्वेश्चन का वापस कि रेशनल क्या बोला कि इन द न्यूट्रोपेनिक क्लाइंट मेटिकुलस हैंड हाइजीन एजुकेशन इज इम्प्लीमेंट फॉर क्लाइंट फैमिली एंड विजिटर एंड स्टाफ। तो साहब ये बोल रहा है कि जो न्यूट्रोपेनिक पेशेंट है ना उसको इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि कीमोथेरेपी के साथ साथ हम इम्यूनोसप्रेसेंट दे रहे हैं, इसीलिए हमको हैंड हाइजीन पर जोर देना है। हैंड हाइजीन पर जोर देना है भाई साहब, और फ्लूइड को कम नहीं करना है, यानी उस पेशेंट को फ्लूइड एनकरेज करना है। और लास्ट वाली लाइंस बोल रहे हैं इन्वेजिव मेजर्स सच एज एन इनवेलिंग यूरिनरी कैथेटर नीड टू बी अवॉइडेड टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। भाई साहब हमको कोई भी इन्वेजिव प्रोसीजर नहीं करना है, यूरिनरी कैथेटर नहीं लगाना है,
अगर आप यूरिनरी कैथेटर लगा रहे हो ना तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको हम इम्यूनोसप्रेसेंट दे रहे हैं। इम्यूनोसप्रेसेंट क्या करता है कि उनकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर जाता है, जिससे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये बोल रहा है दैट नॉट ऑल विजिटर आर रेस्ट्रिक्टेड बट द क्लाइंट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम पर्सन विद नॉन इन्फेक्शन। मतलब यानी सभी विजिटर को हमको रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है। मतलब कुछ जो नॉन इन्फेक्शन, आपको पता है कि इस पर्सन को इन्फेक्शन है तो उनको उनसे पेशेंट को या उनसे क्लाइंट को प्रोटेक्ट करना है। तो वापस चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर हम। रेस्ट्रिक्ट ऑल विजिटर्स ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। हमको सभी विजिटर को रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है। कुछ विजिटर्स होते हैं जिनको अलाउ करना है और कुछ विजिटर्स ऐसे होते हैं जिनको अगर इन्फेक्शन है तो उस इन्फेक्शन है तो क्लाइंट को उनसे प्रोटेक्ट करना है। और सेकंड ऑप्शन बोल रहा है रेस्ट्रिक्ट फ्लूइड इंटेक। हमको फ्लूइड इंटेक रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है, फ्लूइड इंटेक को एनकरेज करना है या इंक्रीज करना है। और थर्ड ऑप्शन बोल रहा है टीच द क्लाइंट एंड फैमिली अबाउट द नीड फॉर हैंड हाइजीन। भाई साहब क्लाइंट और उसकी फैमिली को हमको टीच करना है कि आपको हैंड हाइजीन की नीड है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड एकदम सही बोल रहा है। और ऑप्शन नंबर फोर्थ भी देखते हैं, इंसर्ट एन इंडिविजुअलिंग यूरिनरी कैथेटर टू प्रिवेंट स्किन ब्रेकडाउन। भाई साहब ऐसा करने से इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसीलिए हमको ऐसा नहीं करना है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जाता है थर्ड। ये सही बोला था कि अब क्लाइंट और उसकी फैमिली को हैंड हाइजीन के बारे में बताना। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, द होम हेल्थ केयर नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विथ कैंसर हु इज कंप्लेनिंग ऑफ एक्यूट पेन। मतलब एक्यूट पेन वाला पेशेंट है, मतलब कैंसर वाला पेशेंट है, वो कंप्लेन कर रहा है आप कि होम केयर है, होम हेल्थ केयर नर्स हो और कैंसर वाला पेशेंट है, आपको बोल रहा है वैसा मेरे को पेन हो रहा है, एक्यूट पेन हो रहा है। अगली लाइन क्या बोला, द मोस्ट अप्रोप्रिएट डिटर्मिनेशन ऑफ द क्लाइंट पेन नीड्स टू इंक्लूड विच असेसमेंट है। भाई साहब इसमें यह बताना कि कौन सा असेसमेंट है इज ए मोस्ट अप्रोप्रिएट है। पेन क्लाइंट की पेन को नीड को इंक्लूड करते हुए कौन सा असेसमेंट है जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है। हमको पूछा मोस्ट अप्रोप्रिएट असेसमेंट बताना है हमको। तो चलते हैं इस क्वेश्चन के रेशनल पर। द मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर ऑफ कैंसर इज पेन। भाई साहब कैंसर का मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर होता है पेन। ठीक है, पेन एक सब्जेक्टिव फीलिंग होती है, यानी जिसका दर्द जो ही जाने। भाई साहब आप दूसरे का दर्द समझ सकते हो, नहीं समझ सकते हो ना, इसीलिए इसको सब्जेक्टिव फीलिंग बोलते हैं। इसीलिए यह कहा गया कि जिसका दर्द जो ही जाने। वो जब आप पे हिस्ट्री कलेक्ट करते हो या डाटा कलेक्शन करते हो ना, तो दो टाइप के डाटा को कलेक्ट करते हो। पहला सब्जेक्टिव डाटा, दूसरा है ऑब्जेक्टिव डाटा है। सब्जेक्टिव डाटा पेशेंट हमको बताता है और ऑब्जेक्टिव डाटा नर्स द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है, यानी नर्स की आइज़ द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है, नर्स द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है। इसका और अगला रेशनल देखते हैं भाई साहब। रेशन द क्लाइंट्स सेल्फ रिपोर्ट इज ए क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ पेन असेसमेंट है। द नर्स नीड टू आस्क द client to describe the pain and listen carefully to the words of client uses to describe the pain। भाई साहब जो क्लाइंट सेल्फ रिपोर्ट करता है ना पेन असेसमेंट के बारे में, वो ही इम्पोर्टेंट होता है। पेशेंट साहब जो पेन स्केल के ऊपर, पेन रेटिंग के ऊपर जो रेटिंग करता है ना पेशेंट, वो ही सेल्फ रिपोर्ट ही से आपको पता चल सकता है कि पेशेंट को कितना दर्द है। आप पेशेंट के दर्द को नहीं समझ सकते हो। ये बोल रहा है, आगे बोल रहा है भाई साहब कि द नर्स नीड टू आस्क द क्लाइंट टू डिस्क्राइब द पेन एंड लिसन केयरफुली टू द वर्ड्स द क्लाइंट यूजेस टू डिस्क्राइब द पेन। आपको पेशेंट जो बोल रहा है ना उसको अच्छे ध्यान से सुनना है और पेशेंट बता रहा है कि मेरे को इतना दर्द हो रहा है। ऑप्शन नंबर पहला बोल रहा है क्लाइंट्स पेन रेटिंग। ठीक है, आंसर ठीक जा रहा है भाई साहब। द नॉन वर्बल क्यूज फ्रॉम द पेशेंट है। The nurse's impression to the patient's
द नर्सेज इम्प्रेशन ऑफ द क्लाइंट्स पेन, द पेन रिलीफ आफ्टर अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन है भाई साहब। तो हम चौथा ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले चौथा ऑप्शन ये बोल रहा है कि पेन रिलीफ आफ्टर अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन है भाई साहब, ये ऑप्शन बोल रहा है। लेकिन ये बोल तो रहा सही, लेकिन जो क्वेश्चन का जो सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन का सब्जेक्ट के अनुसार ये आंसर नहीं जा सकता है। इसमें उन्होंने पूछा मोस्ट अप्रोप्रिएट डिटर्मिनेशन बताओ असेसमेंट वाला। और थर्ड ऑप्शन बोल रहा है द नर्सेज इंप्रेशन ऑफ द क्लाइंट है, ये भी इनअप्रोप्रिएट स्टेटमेंट है भाई साहब, तो ये भी गलत हो गया। नॉन वर्बल क्यूज फ्रॉम द पेशेंट है, नॉन वर्बल क्यूज से इतना ज़्यादा पता नहीं चलता है कि पेशेंट को कितना पेन हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही बोल रहा है कि द क्लाइंट पेन रेटिंग, यानी जो क्लाइंट पेन रेटिंग करता है ना, उसी से पता चलता है कि उसको कितना पेन हो रहा है। तो हमारा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मोस्ट अप्रोप्रिएट असेसमेंट रहेगा जो क्लाइंट द्वारा पेन रेटिंग की गई है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अंडरस्टैंड एवरीवन? देन goes to next question. Question number 7. The nurse is caring for a client who is post-operative following a pelvic excenteration, and the surgeon changes the client's diet from NPO, nothing by mouth status, to clear liquid. The nurse would check which priority item before administering diet. आप नर्स हो, जो पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है किसका, पेल्विक सर्जरी का। सर्जन ने उनको सलाह दी कि पहले एनपीओ था, वो क्लाइंट पहले एनपीओ था, तो सर्जन ने उनको क्लियर लिक्विड पर शिफ्ट किया। तो आप नर्स होने के नाते कौन सा प्रायोरिटी आइटम है जो डाइट को डाइट देने से पहले आप उसको चेक करोगे, कौन सा प्रायोरिटी आइटम है जो आप पेशेंट को डाइट देने से पहले चेक करोगे। क्वेश्चन यही पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बोल रहा है बोवल साउंड, ऑप्शन नंबर सेकंड बोल रहा है एबिलिटी टू एम्बुलेट, ऑप्शन नंबर थर्ड बोल रहा है इंसिजन एप्रियंस, ऑप्शन नंबर 4 यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो चलते हैं इसके रेशनल के ऊपर चलते हैं। भाई साहब हमने पढ़ा है कि इंटेस्टाइन है जो स्मूथ मसल्स से बनी हुई होती है, and intestine is a composed of a smooth muscle and a contraction in this muscle is known as peristalsis. This also helpful in the movement of food. Peristalsis produce bowel sounds है। इनका सीधा मतलब ये है कि इंटेस्टाइन स्मूथ मसल से बनी हुई होती है। जब इन स्मूथ मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, उस कॉन्ट्रैक्शन को हम पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं। ये मूवमेंट हेल्पफुल होता है फूड के मूवमेंट के अंदर, तो ये पेरिस्टाल्सिस फूड के मूवमेंट में हेल्पफुल होता है। और जब ये मूवमेंट होता है ना, तब एक साउंड प्रोड्यूस होती है, उस साउंड को हम बोवेल साउंड बोलते हैं। फिर रेशनल देखते हैं भाई साहब, इस क्वेश्चन का रेशनल देखते हैं। The client is kept NPO until peristalsis return, usually in 4 to 6 days. यानी पेशेंट को जब तक एनपीओ रखा जाता है जब तक पेरिस्टाल्सिस रिटर्न नहीं हो जाते हैं। ये पेरिस्टाल्सिस सर्जरी के बाद लगभग 4 से 6 दिन के अंदर वापस रिटर्न हो जाते हैं। कभी कभार 72 आवर्स के अंदर भी रिटर्न हो जाते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। When the sign of bowel function return, clear fluid is given to the client. If no distension occur, the diet is advanced as tolerated. ये लाइन है बोल रही है कि जब आपको बॉल फंक्शन रिटर्न वाले साइन आ जाते हैं, तब आप पेशेंट को या क्लाइंट को क्लियर लिक्विड दोगे। अगर क्लियर लिक्विड देने के बाद आपको कोई डिस्टेंशन देखने को नहीं मिल रहा है ना, तब आप धीरे धीरे डाइट जैसे पेशेंट टॉलरेट करता है ना, वैसे वैसे डाइट दोगे। यानी लिक्विड, फिर सेमी सॉलिड, सेमी लिक्विड, फिर सेमी सॉलिड, फिर सॉलिड। The most appropriate assessment is to assess the bowel sound before feeding the client है भाई साहब। यानी क्लाइंट को फीडिंग देने से पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट असेसमेंट यही है कि आपको बॉवल साउंड असेस करना है। तो वापस चलते हैं क्वेश्चन के ऑप्शंस के ऊपर।
क्वेश्चन पूछ रहा था भाई साहब कि पेल्विक सर्जरी वाला पेशेंट है, पहले एनपीओ था, बाद में सर्जन ने उसको क्लियर लिक्विड डाइट पे दिया, तो आप नर्स होने के नाते कौन सा प्रायोरिटी आइटम चेक करोगे डाइट देने से पहले? तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमको करेक्ट बोल रहा है कि बोवल साउंड। ये बोवल साउंड आपने असेस किया, मोस्ट अप्रोप्रिएट असेसमेंट है, आपने असेस करने, अगर आपको पता चल गया कि बोवल साउंड आ रहा है तो ही आप उसको डाइट प्रोवाइड कराओगे। तो ऑप्शन नंबर ही हमारा फर्स्ट करेक्ट हो चुका है। और आगे भी देखते हैं अगले ऑप्शन क्या बोल रहे हैं, एबिलिटी टू एम्बुलेट, यानी एम्बुलेट का मतलब ऐसा मूवमेंट करना या चलना फिरना, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इंसिजन अपीयरेंस, यानी इंसिजन का अपीयरेंस कौन सा कैसा है, इंसिजन रेड है, ब्लैक है, या बिल्कुल सही हो चुका है, नॉर्मल है, तो ये भी आप चेक नहीं करोगे, ये पूछ रहा है डाइट से। तो क्वेश्चन के सब्जेक्ट के अनुसार ये ऑप्शन इनकरेक्ट होता हुआ है। यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये भी हमको चेक नहीं करनी है। सब क्वेश्चन पूछा था कि आप पेल्विक सर्जरी वाले पेशेंट को डाइट प्रदान कर रहे हो और डाइट प्रोवाइड कर रहे हो, तो सबसे पहले कौन सा प्रायोरिटी आइटम चेक करोगे, तो ये नहीं करोगे सबसे पहले। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का 1 इज करेक्ट है। एवरीवन अंडरस्टूड, कैन गोज टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन ये है, 8 क्वेश्चन है। A client is admitted to a hospital with a suspected diagnosis of a Hodgkin's disease. Which assessment finding would the nurse expect to note specifically in the client? साहब हॉस्पिटल के अंदर एक क्लाइंट एडमिट हुआ है जिसको हॉडकिन डिजीज डायग्नोस हुआ, ठीक है। आप नर्स होने के नाते कौन सा असेसमेंट फाइंडिंग करते टाइम कौन सी एक ऐसी चीज़ है या स्पेसिफिक नोट थिंग्स है या नोट करोगे, स्पेसिफिकली कौन सी असेसमेंट को नोट करोगे? तो ऑप्शन नंबर बोल रहा फटीग, ऑप्शन नंबर 1 बोला फटीग, ऑप्शन नंबर 2 बोला वीकनेस, ऑप्शन नंबर 3 बोला वेट गेन, ऑप्शन नंबर 4 बोल रहा है एनलार्ज लिम्फ नोड। तो चलते हैं इस क्वेश्चन के रेशनल पे, रेशनल देखते हैं भाई साहब। हॉडकिन डिजीज बी सेल लिम्फोमा, यानी हॉडकिन डिजीज बी सेल का लिम्फोमा होता है। ये सबसे पहले अपीयर कहाँ पर होता है, जो हमारा सर्वाइकल एरिया होता है या फिर सुप्राक्लेविकल एरिया होता है ना, वहाँ पर सबसे पहले अपीयर होता है। साइट पूछे तो लिम्फ नोड, इसके अंदर क्या होता है भाई साहब, हॉडकिन डिजीज के अंदर या बी सेल लिम्फोमा के अंदर जो लिम्फ नोड होता है ना, उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है और ये स्वेलिंग पेनलेस होती है। यहाँ पर स्टार लगा देना भाई साहब, पेनलेस होती है। कौन कैसे स्वेलिंग होती है? स्वेलिंग होती है, पेनलेस होती है। और इससे जब हमारा लिम्फ नोड स्वेलिंग हो जाती है या स्वेलिंग आ जाती है, तब हमारी बॉडी में डिस्टर्ब हो जाती है। Hodgkin disease is a chronic progressive neoplastic disorder of lymphoid tissue characterized by the painless enlargement of lymph node with the progression of extra lymphatic sites such as the spleen and liver. साहब हॉडकिन डिजीज़ एक क्रोनिक प्रोग्रेसिव न्यूप्लास्टिक डिसऑर्डर है, होता है लिम्फोइड टिश्यू का, जिसके अंदर लिम्फ नोड के अंदर पेनलेस एनलार्जमेंट हो जाता है। ये एक्स्ट्रा लिम्फोटिक साइट के अंदर भी प्रोग्रेशन करता है, जैसे लीवर और स्प्लीन। और किसी भी डिजीज हो उसमें वेट लॉस होना, वेट लॉस तो होता ही है, कैंसर कौन सा भी हो उसमें वेट लॉस होता ही है। और हमको फटीग और वीकनेस तो देखने को मिलती है, यानी डिजीज़ के अकॉर्डिंग तो हो सकती है, लेकिन स्पेसिफिकली नहीं है। तो ऑप्शन पे वापस चलते हैं हम, क्वेश्चन के ऑप्शन पे वापस चलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 फटीग, ऑप्शन नंबर 2 वीकनेस, ऑप्शन नंबर 3 वेट गेन। तो ऑप्शन नंबर 4 बोल रहा है एनलार्ज लिम्फ नोड। तो सब ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये एनलार्ज लिम्फ नोड यानी लिम्फ नोड के अंदर स्वेलिंग होना, ये पेनलेस होती है भाई साहब, पेनलेस होती है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।